हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन आईएएस का एनवायरनमेंट जो 2023 अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का है। बाकी अपडेटेड भी हम करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और टेस्ट सीरीज भी चल रही है और ये भी चल रहा है, तो सब कंप्लीट करिए फटाफट। 1 महीने बचे हैं एग्जाम को। एनीवे लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में जलवायु पर क्लाइमेट चेंज में हम आज करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो चलिए पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का पहला न्यूज है ग्लोबल सिनेरियो। इसमें देखेंगे हम ओजोन होल के बारे में है। 2020 और 22 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र बड़ा और पतला हो गया है। ये अंटार्कटिका की बात हो रही है। ओजोन परत का क्षरण किस लिए होता है? तो पराबैंगनी किरणें सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती है। क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र बन जाता है। इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। ओजोन क्षयकारी रसायन जिसमें सीएफसीएस एरोसॉल रेफ्रिजरेटर सॉल्वेंट्स एंड एरोसॉल रेफ्रिजरेटर सॉल्वेंट्स और अग्निशामक और कीटनाशक ये सब चीजें हैं। ओजोन परत द्वारा पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा। ओजोन अणु के बारे में देखेंगे। ओजोन परत और छिद्र के बारे में हम देखेंगे। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में गैसों की एक पतली शील्ड की तरह है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, पृथ्वी से उनकी रक्षा भी करता है। पृथ्वी का 90% ओजोन समताप मंडल में मौजूद है। यहाँ से आपका स्टैटिक भी तैयार हो जाएगा, जिसको जरूर देखिए। ओजोन छिद्र जो होता है, क्या होता है? अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना होता है। और दरअसल वैज्ञानिक ओजोन छिद्र शब्द का उपयोग उस क्षेत्र के लिए करते हैं जहां अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट की ऐतिहासिक सीमा से काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो गौरतलब है कि पृथ्वी के पर ओजोन का परत जो है औसत मोटाई 300 डॉप्सन होती है। अगर 220 कम हो गई है, मतलब वहां पर ओजोन छिद्र की परिकल्पना करते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस क्या होता है? तो सीडीएस मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न गैस है जो समताप मंडल तक पहुंच जाती है और बार बार ओजोन अणुओं का विखंडन करती है। ओडीएस समताप मंडल में पहुंचने के बाद उत्प्रेरक अभिक्रियाओं मूल लूप के रूप में रासायनिक प्रतिक्रिया का एक क्रम से गुजरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समताप मंडलीय ओजोन नष्ट होने लगते हैं। मुख्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ है क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स आदि है। स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूरोप के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के संभावित कारक हैं अंटार्कटिक ध्रुवीय भंवर में परिवर्तन। ध्रुवीय भंवर समताप मंडलीय वायु राशि है। वास्तव में यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है। यह भंवर ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास बनाए रखता है और ध्रुवीय भवंडर दक्षिणी ध्रुवों पर अधिक प्रबल होता है। यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण करता है। रंग बिरंगे दिखने के कारण इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ फल भी कहा जाता है। इन बादलों का निर्माण 78 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होता है। ये बादल दीर्घकालीन विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकते हैं। ओजोन परत के दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरीन के समान रूप से अधिक अभिक्रियाशील बनाने में मदद करती है। यह परिवर्तन रूप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। यह नाइट्रोजन यौगिक को हटा देता है, जिससे क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन वायुमंडल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रचुरता में वृद्धि के कारण ओजोन छिद्र तेजी से बढ़ता है। संबंधित सुर्खियां। तो ज्वालामुखी उद्गार का ओजोन पर प्रभाव क्या होता है? तो एक अध्ययन के अनुसार हंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी उद्गार ये पूछे गए क्या है? तो ये ज्वालामुखी है, इसका उद्गार में वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। हांगा टोंगा हंगा हापाई समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह में अवस्थित है। इसे जनवरी 2022 में उद्गार हुआ था। इससे पहले 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार में भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। तो ज्वालामुखी उद्गार से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित जल वाष्प धुएं गुब्बार समताप मंडल में पहुंच जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस समताप मंडल में पहुंच जाती है और गैस समताप मंडल में क्लोरीन रासायनिक रूपांतरण में मदद करती है और अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान करती है। ज्वालामुखी की उद्गार से ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस भी उत्सर्जन होता है और इनसे भी ओजोन को नुकसान पहुंचता है।
तो ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित कण ओजोन क्षयकारी पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे तो पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार 35% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। 2020 की बेसलाइन की तुलना में 44% की कमी हासिल की गई है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 141 बी की भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसका उपयोग शीतलन उपकरणों के उत्पादन जैसे रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन 141 बी का ठोस पॉलीयूरिथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत नए उपकरणों के निर्माण में सीएफसी के उपयोग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030 से पहले 2024 तक पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करने संबंधित भारत की अन्य उपलब्धियां हैं। हाइड्रोक्लोरोक्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड हैलोन्स आदि के नियंत्रित उपयोग के लिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यापक उपयोग हटा दिया गया है। एससीएफसीएस फेज आउट मैनेजमेंट स्टेज 2 का 2017 से कार्यान्वयन जारी है। 2024 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। और इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान का लक्ष्य 2037 से 38 तक कूलिंग की मांग को कम करना, रेफ्रिजरेटर ट्रांजिशन पर बल देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों का अपनाना है। पर्यावरण अनुकूलन रेफ्रिजरेट्स के इस्तेमाल को रेफ्रिजरेट ट्रांजिशन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में देखेंगे तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन में 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन उपयोग को समाप्त करना है। हस्ताक्षरकर्ता ये संयुक्त राष्ट्र की पहली सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित संधि है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि का हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली समझौते को अपनाया गया और किगाली संशोधन को 2019 में लागू किया गया। गौरतलब है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन्स को सीएफसीएस और एचसीएफसी के ऐसे विकल्प रूप में अपनाया गया था जो ओजोन परत के लिए क्षयकारी नहीं होते हैं। हालांकि उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है। किगाली समझौता 2047 और एससीएफ की खपत 80% की कमी संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों को 3 समूहों में विभाजित करता है। तो भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे तो भारत क्रमशः 1991 और 1992 वियना विसमय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना और कार्यान्वयन एजेंसी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो भारत में 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिपुष्टि को मंजूरी भी दे दी गई। इसके तहत 2032 से 4 चरणों में एससीएफ के चरणबद्ध उपयोग को हटाएगा। ये 4 चरण होंगे 2032 में 10%, 2037 में 20% और 2042 30%, 2047 में 85% की कमी की जाएगी। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर ये क्या होता है? तो ये इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023 से 2 डिग्री इज टू हाई शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया है। क्रायोस्फीयर क्या है? तो आइस स्कैप है, ग्लेशियर है, झील और रिवर आइस है, समुद्री बर्फ है, हिमखंड है, आइस शेल्फ है और बर्फ है, आइस शीट। तो देख सकते हैं इसको बोलते हैं क्या? क्रायोस्फीयर। तो आईसीआईसी के बारे में जानेंगे तो आईसीसीआई तो ये विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का नेटवर्क है जो पृथ्वी के क्रायोस्फीयर हिमांक मंडल को संरक्षित करने के लिए सरकार एवं संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। आईसीसीआई के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रायोस्फीयर की जलवायु दशाओं पर नजर रखी जाती है। साथ ही इसमें क्रायोस्फीयर वार्मिंग के वैश्विक प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है तभी लगभग सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकतर मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाएंगे। यह वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो हिमालय क्षेत्र में मौजूदा बर्फ का 50% हिस्सा पिघलने लगेगा। पिछले दशक में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के साथ सबसे खराब वर्ष दर्ज किए गए थे। क्रायोस्फीयर के बारे में जाने तो पृथ्वी पर जमे हुए जल के सभी क्षेत्रों को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। वैश्विक जलवायु में क्रायोस्फीयर की भूमिका। उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। एल्बिडो का प्रकाश वो भाग है जिसे पृथ्वी की सतह परिवर्तित करती है।
कार्बन भंडारण तो है परमाफ्रॉस्ट ने मृदा के अंदर काफी अधिक मात्रा में कार्बन संचित कर लिया है। जल की उपलब्धता क्रायोस्फीयर में ग्लेशियरों के बर्फ की चादर आदि के रूप में विश्व का 80% ताजा जल मौजूद है। चरम मौसम की घटनाएं और समुद्र का जल स्तर बर्फ पिघलने से चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि होगी। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें हैं, जिसमें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किया गया। वांडिया इंस्टीट्यूट इसमें सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी की स्थापना की गई आदि। पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का पिघलना तो विभिन्न अध्ययनों और कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से पता चलता है कि पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का तेजी से पिघलना लगातार जारी है। अन्य संबंधित तथ्य हैं ये यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो समुद्र का जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है। एमंडसन सागर में महासागरीय गतिविधियों को वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ का पिघलना समुद्र जल स्तर में वृद्धि में योगदान देने वाली प्रक्रिया है। एडमसन सागर पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर स्थित है। अंटार्कटिका देखेंगे, वेडल सागर देखेंगे, थाइट्स ग्लेशियर और वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है और ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट यहाँ पर। तो आइस के पिघलने पर यह अनुक्रम निम्नलिखित का अनुसरण करता है। तो हिम के पिघलने से ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है और यह बिंदु जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ का संपर्क आधार तल से समाप्त होता है उसका समुद्र में तैरना आरंभ होता है, उसे ग्राउसिंग लाइन कहते हैं। इसे संपूर्ण ग्राउसिंग लाइन के पास तैरती बर्फ महासागरीय गतिविधियों का सामना करने में सक्षम नहीं रह जाती है। ग्राउंडिंग लाइन की तरफ आइस शेल्फ के तेजी से आगे बढ़ने के कारण आइस शेल्फ का क्षैतिज प्रसार अधिक होने लगता है। इससे आइस शेल्फ पतली होने लगती है। इससे आइस शेल्फ की सतही ढलान तीव्र होने लगती है, जिसके चलते आइस शेल्फ और आगे की ओर बढ़ता है। महासागर की दिशा में आइस शीट्स के तीव्र प्रवाह के कारण आइस शीट्स के नीचे से भी बर्फ पतली होने लगती है और इससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास तो इसमें क्या है, तो वर्ष 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके उद्देश्य अंटार्कटिका को वैश्वीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना आदि थे। भारत इस संधि का पक्षकार है। अंटार्कटिका सेल्स के संरक्षण के लिए अभी समय 1972 को अपनाया गया है। अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभी समय 1982 को अपनाया गया है। भारत में भी इसकी अनुसमर्थन किया गया। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल 1991 लागू किया गया। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका में अनुसंधान के लिए दक्षिण गंगोत्री 1983, 1988 और 2012 नामक 3 बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। इनमें मैत्री और भारती अभी पूरी तरह से कार्यरत हैं। मैत्री और भारती, ठीक है। अगला है भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022। कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और उन पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। यह कानून अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण का प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार अंटार्कटिका गवर्नेंस एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। अंटार्कटिका में गतिविधियों के लिए समिति द्वारा परमिट दिया जाएगा। एक अंटार्कटिका निधि का गठन किया जाएगा। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पदनामित न्यायालय आदि। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक अध्ययन ने से ये बात उजागर होती है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम दोगुना गर्म हो गया है। तो आर्कटिक एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे तो ध्रुव और उष्णकटिबंधीय के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य अध्ययनों में 1979 से 2021 के दौरान आर्कटिक शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म क्यों हो रहा है, तो रीजन क्या है, अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एप्लीकेशन अधिक हो रहे हैं। और क्या रीजन है, तो आर्कटिक में हिमावरण पिघल रहा है, उसके चलते सूर्य का प्रकाश सीधे जल भाग या जलीय भाग पर पहुंच रहा है। इस तरह यह क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर रहा है। यह परिसंचरण की तुलना प्रभाव प्रणालियों द्वारा उष्णकटिबंधों से ध्रुवों तक उष्मा का संचार स्थानांतरण होता है। नासा के एक अध्ययन में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और परिणाम स्वरूप गर्मियों में आर्कटिक के समुद्री बर्फ का विस्तार प्रति दशक 12.6% की दर से कम हो रहा है। आर्कटिक सागर का
कि बर्फ का महत्व। ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा बनाए रखने और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बरकरार रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुद्री बर्फ भी ऊपर की ओर ठंडी हवा और सतह के नीचे अपेक्षाकृत गर्म जल के बीच एक अवरोध बनाकर हवा को ठंडा बनाए रखती है। समुद्री बर्फ में होने वाली कमी जैव विविधता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये ध्रुवीय भालू, वालरस जैसे स्तनधारियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह यूपीक, न्यूपिया और इनुइट जैसी स्वदेशी आबादी की निर्वाह शिकार आधारित पारंपरिक जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। बर्फ में आने वाली कमी वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर की भी उपलब्ध करा सकती है। इसमें आर्कटिक क्षेत्र में पोत परिवहन मार्ग खुले तथा यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने से वृद्धि होगी। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ कम होने से नए पोत परिवहन मार्ग खुल सकते हैं और आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन तक पहुंच बढ़ सकती है। आर्कटिक प्रवर्धन, ग्लोबल वार्मिंग की कार्यप्रणाली। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के प्रवाह, तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री विमानीकरण और बर्फ का पिघलना होता है। और इससे महासागर में तीव्र जैविक गतिविधियां होंगी और कम परावर्तन में अधिक अवशोषण होगा और ऊपरी महासागरीय सतह गर्म होगा और अधिक ऊर्जा प्रवाह होगा। पृथ्वी सतह वगैरह सब साइकिल है। और ऊपरी तो ये सब साइकिल यहाँ से भी जुड़ा है। वायुमंडल में अत्यधिक एरोसॉल कण और अधिक धुंध और बादल है, तो देख लीजिए इसको। संबंधित अवधारणा ब्लू ओशन इवेंट क्या होता है? तो ये स्थिति व्यक्त करता है जिसमें आर्कटिक महासागर का बर्फ युक्त क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो जाता है और इसमें आर्कटिक सतह का रंग सफेद नीला दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि ये एक ऐसे परिदृश्य को प्रकट करता है जहां आर्कटिक में समुद्री बर्फ इस सीमा तक पिघल जाती है कि केवल छोटे या बिखरे बर्फ के टुकड़े रह जाते हैं। तो आंतरिक परावर्तित सूर्य प्रकाश की मात्रा में कम हो जाती है और इससे पृथ्वी और अधिक गर्मी बढ़ती है और आर्कटिक के बर्फ को नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभिसमय और पहले तो UNFCCC पक्षकारों के सम्मेलन में 28वां सत्र जो है उसके बारे में देखेंगे। तो COP28 के बारे में, तो हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों ने COP28 संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित किया और ये हर साल आयोजित किया जाता है। इसको तो जानते होंगे। जलवायु संकट के निपटान के तरीके के बारे में डिस्कशन होता है। ये पेरिस समझौते 2015 के तहत आया था। यूएई कंसेंसस नाम समझौता अपनाया गया इस सम्मेलन में और अजरबैजान, ब्राजील क्रमशः। इसके बाद 2024 में अजरबैजान, मतलब इस साल, और 2030 COP30 जो है 2025 में ये करेगा कौन? ये ब्राजील करेगा इसकी मेजबानी। तो COP28 के प्रमुख स्तंभ थे फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जिसमें हानि क्षति कोष की शुरुआत की गई, ये सब देख सकते हैं। और अगला है लोगों के उनके जीवन एवं आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द पीपल्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इसके अंतर्गत क्या क्या है देख लेना एक नजर। नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी समावेशिता के हर पक्ष को शामिल करना है। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है। और रिपोर्ट क्या है? तो इसके तहत जो रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस जारी किया जाता है। NI ऑन मेथेन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये रिपोर्ट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है और COP28 प्रेसिडेंसी में इसके गठन और वगैरह की बात की गई है। तो अगला है AI's मेथेन रिपोर्ट, प्रकाशित की गई इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के तहत। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत काम करती है। इसकी स्थापना 2021 में G20 लीडर समिट के दौरान की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कमी लाना है। उत्पत्ति, पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सचिवालय बान जर्मनी में और सदस्य है 197 पक्षकार हैं। समझौता है पेरिस समझौता 2015 में बनाया गया था और ये समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु प्रयास करना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था और ये 2005 में लागू हुआ था। यह औद्योगिकीकृत देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने अपने सहमत लक्ष्यों के अनुसार GHG उत्सर्जन को सीमित व कम करने हेतु प्रतिबद्ध करता है। इसके तहत निर्धारित प्रतिबद्धताएं 2020 में समाप्त हो चुकी हैं। क्या अन्य पहल देखेंगे? तो मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को लॉन्च करता है। इस पहल में व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारों से 3 चरणों की सहायता से क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने का आग्रह किया जाता है। इन 3 चरणों में है क्लाइमेट फुटप्रिंट को मापना, उत्सर्जन को कम करना और इसे ऑफसेट करना है।
यूएनएफसीसी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में है टेक्निकल रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पक्षकार देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हर 5 वर्ष में अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन करते हैं। और ग्लोबल स्टॉक टेक के तहत पेरिस समझौते के सभी पक्षकार को 8 कदमों का पालन करने का आह्वान किया जाता है, जैसे 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना करना और अनबेटेड कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना, नेट जीरो उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने की दिशा में काम करना और ऊर्जा प्रणाली में वैश्विक ईंधन के बजाय स्वच्छ ईंधन को अपनाना और कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना, तेजी लाना और उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना और उत्सर्जन को निरंतर कम करते रहना, CO2 वगैरह को, ग्रीन हाउस गैस को, सड़क परिवहन के चलते होने वाले उत्सर्जनों में कमी लाने का प्रयास करना, जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ावा देना, सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। बान जलवायु समझौते के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया गया था। पेरिस समझौता बात करें तो नवीनतम एनडीसी लागू होने के 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8 की बढ़ोतरी होगी और 40% पक्षकारों ने एनडीसीएस के अनुकूलन के संबंधी घटकों में स्थानीय समुदाय की भूमिका और देशज लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया है। COP28 में शुरू की गई प्रमुख पहलें हैं वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल, तो भारत द्वारा जारी की गई और लॉन्च किया गया और GGCI आपसी संवाद, सहयोग तथा नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों साधनों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी रूपांतरण के लिए वैश्विक मंच के नाम से जाना जाता है। विज्ञान, विश्व विज्ञान, ये सब देख लीजिएगा। एक ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल, ग्रीन क्रेडिट, ये सब। और अफ्रीका हरित औद्योगिकरण पहल, तो अफ्रीकी नेताओं ने COP28 में GII की शुरुआत की है। GII का लक्ष्य अफ्रीका में उद्योगों में हरित विकास तेजी से लाना है। और G7 क्लाइमेट क्लब जर्मनी और चिली के नेतृत्व में शुरू किया गया। इस क्लब में केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल है। भारत इसका सदस्य नहीं है। और अनलाइट क्लाइमेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रारंभिक फंड देने वाले में नोल्ड वेंचर्स और बलमर ग्रुप, बेजोस अर्थ फंड, अनीता और वे सब लोग हैं। और अल्टेरा फंड, जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्थापित किया गया, $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड है और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम है। 2030 तक अन्य न्यायपूर्ण जलवायु वित्त प्रणाली का निर्माण करने के लिए वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन एकत्रित करना है। फोकस क्षेत्र एनर्जी ट्रांजिशन, औद्योगिक कार्बनीकरण, साधारण आजीविका और जलवायु प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इंडिया एट COP28, तो COP28 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया गया और विकासशील देशों को जल्द से जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को संयुक्त रूप से शुरू किया गया और इसमें निम्नलिखित केंद्र रखा गया: समावेशी इंडस्ट्री ट्रांजिशन और केंद्र निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण, ये सब चीजें हैं। COP28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की संयुक्त रूप से मेजबानी की है। और COP28 में एक वैंग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट मंत्री स्तरीय बैठक किया गया है और भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत की गई है। ये सब भारत के द्वारा किए गए काम है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, तो इसमें क्या है, तो यूएनएफसीसी सचिवालय में पेरिस समझौता एनडीसी पर सिंथेटिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो रिपोर्ट्स के बिंदुओं पर एक नजर डालें तो विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है और नवीनतम एनडीसी लागू होने के बाद भी 2010 तक स्तरों की शुरुआत में 2030 का उत्सर्जन में 8.8% की बढ़ोतरी होगी। 40% पक्षकारों में एनडीसीएस अनुकूलन अडॉप्टेशन संबंधी घटकों में स्थानीय समुदाय की भूमिका और देशज लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एनडीसीएस के बारे में जाने तो पेरिस समझौते के तहत 2020 के बाद की अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने में आग्रह किया गया। यूएनएफसीसी के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान सदस्य देशों में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत पक्षकारों देशों ने 2022 के अंत तक एनडीसीएस के तहत 2030 के निर्धारित लक्ष्यों को पुनर्विचार करने तथा उसे मजबूत करने का अनुरोध किया गया है। एनडीसीएस निम्नलिखित बारे में बताते हैं। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की हेतु कार्रवाई के बारे में है और बढ़ते तापमान प्रभावों को अनुकूल होने के लिए लचीलेपन निर्माण करने हेतु जाने वाली कार्रवाई के बारे में एनडीसी को हर 5 वर्ष में यूएनएफसीसी सचिवालय में प्रस्तुत किया जाता है। एनडीसीएस के बारे में जाने तो 2015 में यूएनएफसीसी के सामने पहला एनडीसी
पेश किया गया था। इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के एनडीसीएस को अपडेट किया गया है। उपलब्धि भारत में पिछले 2 एनडीसीएस को निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया और भारत में वो 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2019 तक 33% तक कमी की है और भारत ने विद्युत शक्ति की अपनी संस्थापित क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने 2021 में लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो ग्लासगो आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्रवाइयों की घोषणा की। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना और 2030 तक अपनी ऊर्जा 5 जलवायु ये पंचामृत याद कर लीजिएगा, याद ना हो। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक करना था। 2030 सारे 2030 तक ही है, इसको तो 2030 कॉमन है। तो इसमें ऊर्जा का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से करना है और 1 बिलियन टन की कमी करना है और इसमें 45% तक कम करना है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का देखेंगे क्वांटिटेटिव टारगेट। तो 2030 के लिए है पूर्ववर्ती एनडीसी 2015-22 और प्रगति है। तो जीडीपी के संदर्भ उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 35% की कमी करना है और 2022 में 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तथा 45% तक कमी करना है। तो एक बार इस रिपोर्ट को ग्रो थ्रू कर लीजिएगा। बाल अधिकार और पर्यावरणीय मार्गदर्शन सुर्खियों में क्यों है? तो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने बाल अधिकार पर्यावरण पर मार्गदर्शन जारी किया है। बाल अधिकार और पर्यावरण मार्गदर्शन के बारे में जाने तो यह नवीन मार्गदर्शन के औपचारिक रूप से जनरल कमेंट नंबर 26 कहा गया है। त्रयी संकट, जलवायु आपात, जैव विविधता ह्रास और व्यापक प्रदूषण का विस्तार परिमाण वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों के समझ तत्कालिक प्रणालीगत खतरा है। यह मार्गदर्शन बच्चों के स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार की पुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के तहत राज्यों के दायित्वों की व्यापक व्याख्या करता है। इसका लक्ष्य बाल अधिकारों पर पर्यावरण निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को शमन करना है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के बारे में जाने तो यूएनसीआरसी को 1989 में अपनाया गया था। यह जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता तथा विकास सहित अन्य बाल अधिकारों को भी रेखांकित करता है। इसकी भारत सहित 196 देशों में अभिपुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है। यूएनसीआरसी के पक्षकारों द्वारा इसकी कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सुर्खियों में रही अन्य अदर इनिशिएटिव न्यूज क्या है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। तो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई जीएचजीएस निगरानी पहल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच को मंजूरी प्रदान की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में हीट ट्रैपिंग गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई में मदद करना है। ये पहला अंतरिक्ष और भूमि स्थित सभी पर्यवेक्षण प्रणालियों तथा मॉडलिंग और डेटा समावेशन सुविधाओं को एक ही तंत्र के अधीन करेगा। जीजीजीडब्ल्यू ये क्या करता है? ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और इसकी इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होगा और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1989 में स्थापित किया जाएगा और इसके निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक हैं: CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सांद्रता की निगरानी करना और भूमि आधारित तथा उपग्रह आधारित पर्यवेक्षणों का एक व्यापक, निरंतर एवं वैश्विक सेट तैयार करना और गतिविधियों पर डेटा और आधारित मॉडल्स पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पूर्वानुमान और ग्रीन हाउस गैस को चक्रों को दर्शाने वाले वैश्विक हाई रेजोल्यूशन पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स का एक सेट। मॉडल डेटा समावेशन प्रणाली के साथ संबंध एक तंत्र जो पर्यवेक्षणों को आदर्श गणनाओं के साथ बेहतर तरीके से संयोजित करेगा। इससे उच्च सटीक उत्पादन प्राप्त होंगे। तो फर्स्ट मूवर से कोएलिएशन, भारत में फर्स्ट मूवर्स कोएलिएशन लीडरशिप की बैठक भाग लिया और इसमें जो है इसे वैश्विक आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में शुरू किया गया। सर्वाधिक गहन कार्बन क्षेत्र के में ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए COP26 में एक प्रमुख सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत भी इसका सदस्य है और ये है मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन द एनर्जी एंड क्लाइमेट। तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था और ऊर्जा और जलवायु तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए था और 80% हिस्सा इसमें अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% की हिस्सेदारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात इसके मेंबर हैं और इसमें 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
और इनएक्ट देखेंगे, इनहैंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेशन क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा 6 नए इनएक्ट साझेदारी शामिल हुए, भारत इसका सदस्य नहीं है। इनएक्ट साझेदारी के बारे में जर्मनी और मिस्र के ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ मिलकर COP27 में लॉन्च किया था। और कृषि मतलब ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस, तो न्यूजीलैंड के मंत्री ने भारत के GRA में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। यह आमंत्रण कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से जुड़े शोध को साझा करने के लिए दिया गया था। GRA 2009 में लॉन्च किया गया था। कृषि संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया। इसका उद्देश्य धान फसल उपजाने और पशुधन जैसे कृषि उपक्षेत्रों के उत्सर्जन संबंध से जुड़े अनुसंधान प्रयासों को गहन एवं व्यापक बनाना है। वर्तमान में 67 सदस्य देश हैं और भारत में इसमें शामिल नहीं है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र को कंपाला घोषणा पत्र के नाम जाना जाता है। ये लगभग 48 अफ्रीकी देशों ने इसे अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य महाद्वीप में मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के संबंध में रेखांकित करना है। घोषणा भी निम्नलिखित 5 विषयों पर जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है। लगातार जारी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्रों का असंधारणी उपयोग, जलवायु परिवर्तन आपदाओं के कारण लोगों को अनियोजित प्रवासन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डेटा और तुलनात्मक आंकड़े की कमी तथा जलवायु संकट के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए साझेदारी और वित्त पोषण की सीमाएं। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के एक समझौता हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य डेटा संचालित डिजिटल पब्लिक ग्रुप गुड का सह निर्माण करना है। तो ये है। और कूल कोएलिशन क्या है? ये हाल ही में कॉपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाइल कटिंग एडमिशंस शीर्षक में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में कूल कोएलिशन ने जारी किया है। रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज का समर्थन करने के लिए जारी की गई है। कूल कोएलिशन के बारे में, तो यूएन में SDG एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के बीच तालमेल बिठाने हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन में कूल एविलेशन को आरंभ किया गया थे। भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो सभी को दक्ष व जलवायु अनुकूल शीतलन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कूल कोएलिशन नेटवर्क का भागीदार है। FAO कार्य योजना, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना शुरू की गई है। अगला है जलवायु वैश्विक प्रदर्शन सूचकांक, इसको देख लेंगे आप। 7वां स्थान भारत को इसमें मिला है और रैंकिंग सुधार हुआ है। और 2022 में सूचकांक भारत का 8वां स्थान था। और ये जर्मन वॉच जारी करती है इसको। और ये जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन है। यह निम्नलिखित 4 श्रेणियों पर प्रदर्शन को आकलन करता है: ग्रीन हाउस गैस पर, नवीकरणीय ऊर्जा 20% और ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। इस वर्ष में CCPI शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है। नैरोबी घोषणा पत्र, यह अफ्रीका की जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 में नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ समाप्त हुआ। नैरोबी घोषणा पत्र में $100 अरब की वार्षिक जलवायु की वित्त प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय वित्त प्रणालियों में सुधार की मांग की गई है। आदिस अबाबा घोषणा पत्र क्या है? ये घोषणा पत्र पर्यावरण में 19वें अफ्रीकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 में दौरान लाया गया है। यह सम्मेलन इथियोपिया के उद्देश्य से अबाबा आयोजित किया गया था। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री संरक्षण, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों को संबंधित व्यापक कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है। इसमें 54 अफ्रीकी देश ने हस्ताक्षर किया है। C40 सिटीज के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया। इसका बैठक के दौरान सिटी ऑफ के लेस प्रोजेक्ट 3I मॉडल जैसे दिल्ली की पहलों पर चर्चा की गई। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए ये दिल्ली शहर की महत्वपूर्ण पहले हैं। दिल्ली का 3I मॉडल प्रोत्साहन नवाचार पर केंद्रित है, समावेशन प्रोत्साहन नवाचार पर, यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है। C40 दुनिया के 40 के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जहां सभी जलवायु परिवर्तन संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। 6 भारतीय शहर इसमें राजधानी दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद इस समूह के सदस्य हैं। और नेक्स्ट है जलवायु संबंध क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।